हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती R, E व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग, E व्युत्क्रमानुपाती R और E व्युत्क्रमानुपाती RQ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है कि भाई एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक धनावेश है। इस बिंदु P पर जब आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो E बराबर F बाई क्यू नॉट का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक। F कूलाम के नियम से यहाँ जो परीक्षण आवेश है तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। इससे आपने कैंसिल किया था तो आपके पास जो डेरिवेशन आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हमें पता चलता है कि ई व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग। तो भैया बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक प्रश्न और आता है इसी के जैसा जो आपको कंफ्यूज कर देगा। वो प्रश्न क्या आता है, जहां मैंने लिखा बिंदु आवेश Q के कारण, वहां ऐसा लिखा हुआ आता है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। और उस परिस्थिति में भी ये चार ऑप्शन ऐसे कैसे मिलेंगे, पर उस समय आपको ये वाला उत्तर दिमाग में रहेगा तो आप वहां पर गलती कर सकते हो। तो जब द्विध्रुव लिखा हुआ है, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, जब द्विध्रुव लिखा हुआ है तो आपको E व्युत्क्रमानुपाती RQ, ठीक है। उस समय द्विध्रुव जब लिखा हुआ आएगा तब उत्तर ये वाला होगा, ठीक। ये दो प्रश्न आपके मैंने यहां पर तैयार करवा दिए, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो है कांस्टेंट, नियत है। जब प्लेटों के बीच जो वायु है उसको बदलकर पराविद्युत माध्यम पदार्थ उसमें भर दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है या बढ़ जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन पढ़ा हुआ है। क्या होता है, तो ये दो प्लेटें होती है समांतर प्लेट इस तरह से, इस प्लेट पर धनावेश होता है, प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश, और इस वाली प्लेट को आप भूसंपर्कित कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बोला कि भाई प्लेटों के बीच यहां जो वायु भरी हुई है इस वायु को हटाना है और यहां कोई माध्यम रखना है। हम अभी वायु मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इस धनावेश के कारण अगर मैं इस बिंदु पर जो मैंने डॉट बनाया है बिंदु P, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखता हूं तो आपको मैंने कई बार बताई है बात कि धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश से दूर होती है, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। तो ध्यान से देखो तो E1 और E2 की दिशा दोनों एक ही है, और जो प्लेटें हैं, ठीक है, ये जो समतल चादर है, हमने गाउस के नियम से समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी और वो आई थी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको याद आ गया होगा। इस वाली प्लेट के लिए भी इतना ही, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। चूंकि दोनों ही प्लेटों की दिशा दोनों ही प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है, एक ही ओर है, तो इनका ये दोनों जुड़ जानी थी, जुड़ी होगी। आप लोगों ने डेरिवेशन अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, ठीक। तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये कब आई, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में, ठीक है। वायु जब है उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप माध्यम में रखते हैं तो आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप माध्यम में रखते हैं यहां पर क्या भरेंगे, के पराविद्युत वाला माध्यम आप भर देंगे तो यहाँ के आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इस के का मान सदैव एक से क्या होता है, अधिक होता है। जब इसका मान अधिक होता है तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये वाला घटना ही है, तो घट जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाती है, घट जाती है। जब समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है और प्लेटों के बीच वायु की जगह आप पराविद्युतांक रखेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। अगले प्रश्न पर आते हैं।
समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। मान के चले कि भाई ये धनावेश, अब आपको ये पता है कि धनावेश के लिए जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसे जाती है, ऐसे जाती है। ये बहुत अच्छे से आप सबको पता है, ठीक। अब मान लो इससे r दूरी पर हमने यहां एक समविभव पृष्ठ खींचा। समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों यहां से ये जो दूरी है, इस दूरी पर इस प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक सा है, यहाँ एक है, यहाँ वही है, यहाँ पर भी वही है, ठीक। अब आप ये पूछा गया कि भाई समविभव पृष्ठ, ये रहा आपका पृष्ठ समविभव पृष्ठ, और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो भाई ये समविभव पृष्ठ और ये रही आपकी बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, इनके बीच का ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो समविभव पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं यानी बल रेखाओं के क्या होता है, लंबवत होता है, यानी इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये कब आया हुआ बच्चों, ये 2014 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 माइक्रोफेरड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या होगी, ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। क्या दिया है बच्चों, धारिता दी हुई है 1 माइक्रोफेरड। क्या निकालना आपको, गोली चालक की त्रिज्या। अब आपको पता है कि जब हम किसी गोली चालक के लिए धारिता की बात करते हैं तो गोली चालक की धारिता का जो व्यंजक था मेरे बच्चे, वो क्या आया था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है सर, यही आया था। क्या फाइंड आउट करना, R निकालना, तो इसको C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ऐसा लिखते हैं। C क्या है, 1 माइक्रोफेरेड। बताओ माइक्रो में कितना होता है, तो माइक्रो 10 की घात -6 हो गया। अब C की जगह पर हमने रख दिया 10 की घात -6, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो क्या हो जाएगा, अब 9 गुणा 6 और प्लस 9 -6 प्लस 9 कितना हो गया, 10 की घात 3 मीटर। अब ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें एक ही ऑप्शन मीटर में है, बाकी तो सब किलोमीटर में है, और जो अपना फिट नहीं बैठता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब बाकी सब किलोमीटर में, तो आपको इसको कहां बदलना पड़ेगा, किस चीज में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो इसको बदल लिया हमने किलोमीटर, ठीक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ये रहा आपका 9 किलोमीटर वाला आंसर सही हो गया। एग्जाम में हड़बड़ाहट नहीं करना, अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो आप 9000 किलोमीटर लगा के आएंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रश्न को पढ़ते हैं, हल भी करते हैं, पर जल्दबाजी में आंसर टिक करते हैं, इस वजह से गलत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन। प्यारे विद्यार्थियों, ये है गाउस का नियम। गाउस का नियम था कि भाई जो चुंबकीय फ्लक्स हैं उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक। अब प्रश्न में कहा कि भाई वायु में स्थित एकांक धनावेश, तो ये जो धनावेश है इसको कितना मानना है, एकांक मानना है, 1 मानना है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1/, तो उत्तर हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। ये 2024 की MP बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ। अगले प्रश्न पर आते। एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव गुण P रखा है, गोले से संबद्ध फ्लक्स होगा। ऑप्शन है Q/एप्सिलॉन नॉट, -Q/एप्सिलॉन नॉट, 0 और P/एप्सिलॉन नॉट। चलो बात करते हैं। खोखला गोला है, ये गोला बना दिया अपन। क्या रखा है खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हो। ये -Q हो गया बेटा और ये प्लस। अब हम वापस याद करते हैं विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए गाउस के नियम को, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा करी। गाउस का नियम कहता है, क्या कहता है कि भाई किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 होता है।
मतलब गाउस का नियम कुल आवेश पे लागू होता है, ये बात हमें अच्छे से याद है। अब इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, चलो निकालो, -q + q, टोटल कितना 0, क्योंकि द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है, ये भी हमें याद रखना है। तो मेरे भाई यहाँ रख दूं मैं 0, तो 0/ε0 कितना आया, 0 आया, तो आपका उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। इतना सरल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, 2012 की परीक्षा में आया, स्थित फेरड, कूलाम और स्थित कूलाम। मेरे भाई सबको याद है, जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक होता है, स्थित कूलाम है वो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है, फेरड जो है विद्युत धारिता का मात्रक है सीजीएस, और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है आपका फेरड। सभी को बता, चारों ऑप्शन किस किस के मात्रक हैं ये हमें क्लियर हो गया। भाई आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का सीजीएस मात्रक स्थित कूलाम होता है, धारिता का एसआई मात्रक फेरड होता है, धारिता का सीजीएस मात्रक स्थित फेरड होता है। ठीक, हमें स्थिर विद्युत के अंदर अध्याय 1 और अध्याय 2 में जब भी सीजीएस मात्रक निकालना हो, लिखना हो, तो आपको अगर एसआई याद है तो उसके सामने क्या लगा दो, स्थित लगा दो, आपका काम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे आप द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये 2020 में आया हुआ है। आवेश का मात्रक जस्ट अभी मैंने बताया कूलाम होता है, दूरी के लिए पूरी दुनिया जानती है मीटर होता है, तो कूलाम मीटर इसका उत्तर। इतने सरल। अगले प्रश्न पर आते हैं। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। भाई दो संधारित्र है, मान लो ये C1 है और ये दूसरा C2 है। अब इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। अब समांतर में क्या होता है बच्चे, कि सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु पर और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो सभी संधारित्र पहली प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर जोड़ना समांतर क्रम कहलाता है। ठीक, अब आपसे यह पूछा गया कि भाई समांतर क्रम में समान क्या होता है, तो मान लो अपन ने यहाँ एक बैटरी लगाई हुई है, ये V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी। अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जब विभवांतर निकालें तो प्रत्येक परिस्थिति में क्या आता है, V आता है। तो मेरे भाई इस संधारित्र का विभवांतर भी V है, इस संधारित्र का विभवांतर भी V है, यानी कि जब समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ते हैं तो क्या समान होता है, तो विभव समान होता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान। ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। भाई प्रति एकांक आयतन में किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, विभव कहलाता है, विद्युत धारिता कहलाता है, तो यह ध्रुवण कहलाता है। ठीक, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। अगले प्रश्न पर ओमीय प्रतिरोध है, 2012 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ट्रांजिस्टर और तांबे का तार। अब हम पहले ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। और ओम का नियम क्या कहता है कि भाई जब किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी ताप न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बहुत सामान्य सी बात ओम का नियम कहता है। यानी जो ओम के नियम, इस नियम का पालन करते हैं वे ओमी प्रतिरोध, और जो नहीं करते वे अनोमी प्रतिरोध। ठीक, तो ट्रांजिस्टर, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, संधि डायोड, ये तीनों ही ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो कौन करता है, तांबे के तार। ठीक, ये तीनों किसके उदाहरण है जिनको पर हमने क्रॉस लगाया, तो ये अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण है। और अनओमीय क्या होता है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। अगले प्रश्न पर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, ये 2000
2013 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। R बराबर रो L बाय ए, ये हमारा पड़ा हुआ है। हमें किसका चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का चाहिए, तो RA बाई एल। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? मूर्ख से मूर्ख बता देगा, ओम होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। कैंसल कर दो, ओम इंटू मीटर। अगले प्रश्न पर, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। 2015, 16, 19, 24। ठीक, तो भाई जो तार का जो प्रतिरोध होता है और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता द्रव्यमान, व्यास, लंबाई या पदार्थ पर। देखो, प्रतिरोध तो लंबाई पर डिपेंड करता है, आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, ये भी यानी प्रतिरोध जो होता है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक, पर प्रतिरोधकता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ व ताप पर। पदार्थ व ताप पर, दोनों चीजों पर। पदार्थ पर भी निर्भर करती है, ताप पर भी निर्भर करती है। क्योंकि किसी भी तार का प्रतिरोध बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे सॉरी, तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। और अलग अलग पदार्थों के लिए सभी पदार्थों की जो है प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पर। ऑप्शन में अगर ताप है तो दोनों में, केवल पदार्थ नहीं आया और ताप आ गया तो ताप पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है बच्चे पदार्थ पर। अगले प्रश्न पर आते हैं। किरचॉफ के धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। पहला नियम यह है सिग्मा आई बराबर 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी विद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मेरे भाई सिग्मा आई बराबर 0 है। आई बराबर क्या होता है? सभी को बच्चा पता है, डी क्यू बटे डी टी बराबर 0, सभी को पता है, आप सबको याद है। अब सिग्मा डी क्यू बराबर डी टी को 0 कर दें, डी क्यू मिलाकर क्या हुआ? क्यू, क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि क्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्यू जैसा है वैसा ही है, यानी कि क्यू कांस्टेंट है, नियतांक है। तो मेरे भाई किस पर निर्भर होगा? आवेश संरक्षण पर। एक नियम और एक किरचॉफ का दूसरा नियम, वो किस पर होता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये प्रश्न कब आया बेटा? ये 2025 की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते। किसी परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी 6 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ी हुई है, परिपथ में धारा का मान होगा। ये तो बहुत सरल है, I इज इक्वल टू वी बाई आर, ओम के नियम से। V का मान आपको कितना दिया? 12 वोल्ट, और प्रतिरोध कितना दिया? 6 ओम, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। ठीक, अगले प्रश्न पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य का, मिश्र धातु का। तो बेटा एक जितने भी आपको दी गई हैं जिसमें अर्धचालक है, धातु है, विद्युत अपघट्य है या मिश्र धातु है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन है, बाकी इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो धातुओं में ये ध्यान रखना है कि धातुओं में जब आप ताप बढ़ाओगे, धातुओं में ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब आप अर्धचालक में का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। इस बात को दिमाग में लेकर चलना है। ठीक, तो हमारा उत्तर है इस प्रश्न का पहले वाला, अर्धचालक का। यानी किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता हो जाती है। अब ये तो बहुत सरल प्रश्न हो गया, तो बोले सर कैसे सरल हो गया? क्योंकि अभी मैंने कहा कि भाई ताप बढ़ाएंगे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का क्या होती है? उल्टा होती है, व्युत्क्रम होती है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। तो भैया जब ये उल्टा है, तो जब प्रतिरोध घट रहा है, ये वाली चीज घट रही है, तो ये वाली चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी, तो चालकता बढ़ती।
तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। ये 2014 का प्रश्न है। ठीक, अगले प्रश्न। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी 2014 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्लेमिंग ने, ओरस्टेड ने, फेराडे ने, एम्पियर ने। ठीक, तो मेरे भाई ये फ्लेमिंग ने तो जो ये नहीं करी है, एम्पियर ने भी नहीं करी है। अब बचे दो, ओरस्टेड और फेराडे। ठीक, तो फेराडे का एक प्रश्न है जो भी वो भी पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी? फेराडे। ओरस्टेड ने क्या किया? तो बचा किसका? धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। इन्होंने कहा कि भाई किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगले प्रश्न पर आते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, न विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई हमें ओरस्टेड साहब ने क्या कहा था? ओरस्टेड साहब ने कहा था कि भाई किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है, यानी आवेश क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों होता है। अगर आवेश स्थिर है तो फिर केवल और केवल क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। तो भैया विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं 2016 और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न। वोल्टमीटर लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं, धारामापी लगाते हैं, या फिर वोल्टमीटर लगाते हैं, है ना? तो मेरे भाई इन सब के बारे में भी वोल्टामीटर लगाते हैं ना, माफ कीजिएगा। तो वोल्टमीटर जो है वो विभवांतर मापता है। वोल्टमीटर का काम क्या है? विभवांतर मापने में आता है। अमीटर बिल्कुल धारा मापन में काम में आता है, और हमारे प्रश्न भी यही है कि भाई आप परिपथ की धारा का मापन किसके करते हैं? तो अमीटर से करते हैं। और धारा मापी से आप क्या मापते हैं? तो धारा मापी से हम धारा की उपस्थिति या फिर धारा की दिशा का हम पता लगाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई धारा मापी से हम क्या माप सकते हैं? तो धारा की दिशा या फिर धारा की। बिल्कुल सरल है सारे प्रश्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम है। अब नियम तो आपको याद ही है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि तीसरे वाला उत्तर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, यह प्रश्न पूछा गया 2018 में। बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य या फिर अनंत। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ठीक है भाई, जिसमें आदर्श कौन? कि भाई जिसके रास्ते में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है और सारी की सारी धारा का उसने मेजरमेंट कर लिया। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए शून्य। अगर वोल्ट मीटर का पूछते तो अनंत होना चाहिए, क्योंकि भाई वोल्ट मीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका विभवांतर अधिक होता है, V बराबर IR। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब सूत्र हमने पढ़ा F बराबर IL sin थीटा। ठीक, अपन IL भी लेते हैं। अब B बराबर हो जाएगा F बटे IL। F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन हो गया, धारा का एम्पियर और लंबाई का मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, पहले वाला लगा दो, काम खत्म, सामान्य सी बात। अगले प्रश्न पर। किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। लंबाई पर, प्रवाहित धारा पर, त्रिज्या पर और फेरों की संख्या पर। थोड़ा सा स्व प्रेरकत्व अपन निकाल के देखते हैं, कुंडली यानी एक परिनलिका के लिए निकाल ले। तो भाई जब आप स्व प्रेरकत्व निकालते तो उसका सूत्र होता है फाई बटा आई। फाई जब निकालते तो बी ए होता है, तो फाई के लिए मैंने बी का हो गया म्यू नॉट एन आई, बी ए यानी एन ए लिख दिया, फेरों की संख्या अपॉन आई। ठीक, इस आई से इस आई को हमने कट कर दिया, और यहां पर आप जो है कैपिटल एन ले रहे हैं इसलिए एन बटा एल लिखना। तो ये होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे एल। अब इस सूत्र को दे, इसमें एल भी आया, लंबाई आई है इसके अंदर,
धारा नहीं है। त्रिज्या यानी क्षेत्रफल है तो त्रिज्या भी आई है, फेरे भी है। इसमें क्या नहीं है, क्योंकि हमें नहीं ढूंढना है, तो निर्भर नहीं करता। क्या नहीं है, तो धारा। तो हमारा सही उत्तर हो गया कि भाई कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पर, लंबाई पर भी करता है, त्रिज्या पर भी करता है और फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। कितना बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लेंज का नियम पुष्टि करता है आवेश संरक्षण के नियम की, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का और संवेग संरक्षण के नियम का। तो मेरे भाई लेंज का नियम में मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको कि भाई जब आपके पास एक कुंडली है, इसके पास आप क्या लेकर आते हैं, चुंबक को आप पास में लेकर आते हैं। जब चुंबक को पास में लेकर आते हैं, तो जब पास में लाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रेरित होती है। उसके कारण यहाँ ये एन ध्रुव बन जाता है और एन एन में विरोध होता है। जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो लेकर आने में जो आपके द्वारा कार्य किया गया, यांत्रिक कार्य किया गया, वही यांत्रिक कार्य कहाँ बदल गया, विद्युत ऊर्जा में बदला। यानी ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है यहाँ पर। इसका मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चली गई, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यहाँ पर ह्रास नहीं हुआ, हानि नहीं हुई। तो इसका मतलब किस पर निर्भर है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये। अब आप एक पूरे चक्र की बात करेंगे, तो जब आप इसमें चलते हैं, जब धनात्मक अर्धचक्र में चलते हैं, तो भैया धनात्मक अर्धचक्र में आता है आई नॉट बाई रूट टू, सॉरी 2I0/पाई। एक सेकेंड, ये आता है 2, और यहां आता है ऋणात्मक अर्धचक्र में -2I0/पाई। और जब आप पूरे चक्र का एड ऑन करते हैं तो टोटल हो जाता है आपका 0। ठीक, अब कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दिए गए हैं, ये दिया हुआ है I0/√2, ये तो ये धारा का IRMS वैल्यू होती है। ठीक, और 2I0/पाई ये धनात्मक अर्धचक्र का मान होता है। तो 0 आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के, इनमें से कोई नहीं, 2022 में पूछा हुआ। अब काम में क्या लेते हैं, ट्रांसफार्मर को हम विभवांतर या धारा को घटाने बढ़ाने के काम में लेते हैं। विभवांतर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो पावर जनरेटिंग स्टेशन पर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं, वहाँ स्टेप अप लगाते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होता है वहां पर स्टेप डाउन लगाते हैं। यानी कि जब आप ट्रांसफार्मर में विभवांतर को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो ये देखो आप, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। इसमें 2 कुंडलियां होती है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी कुंडली में आप क्या करते हैं, जो चेंजेस करते हैं उसकी वजह से द्वितीय कुंडली में आपकी जो धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये कौन सा सिद्धांत है, ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है कि भाई एक कुंडली में आप परिवर्तन करेंगे और दूसरी कुंडली में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। भाई पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो यह किस पर आधारित होते हैं बेटा, तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्न पर, ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित रहने वाली राशि है, क्या नहीं बदलता है, वोल्टता नहीं बदलती है, धारा नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती, इनमें से क्या नहीं बदलता है। भाई तो आपको मैं बताऊं, ट्रांसफार्मर में भी हेल्प बताया कि ट्रांसफार्मर काम ही ये करता है कि भाई वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा डेफिनेटली घट जाएगी, अगर आपने वोल्टेज को घटाया तो धारा डेफिनेटली बढ़ जाएगी। यानी कि धारा और वोल्टता तो आपस में बदलती है, यानी दोनों ही चीजें बदलती रहेगी। तो यानी कि ये दोनों उत्तर तो आपका कभी भी नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। और आवृत्ति बचे आप, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज की धारा अगर प्रेरित हो रही है तो 50 हर्ट्ज की ही धारा प्रेरित होगी। ठीक है, यानी कि आवृत्ति आपकी यहाँ पर अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय घरों में ध्यान रखना है, भारतीय घरों में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा आती है। पक्के से याद रखना, बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है। भाई अब यहाँ कंफ्यूजन कुछ नहीं है,
भाई 100 हर्ट्ज हमारे यहाँ आती नहीं है। 50 हर्ट्ज हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। हम टीचर्स हमें रटवाते भी हैं, हम रटते भी हैं। पर अगर दिष्ट धारा की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट का मान कभी भी, है ना, दिष्ट धारा की जो है मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति है वो एक सी रहेगी, एक सी रहेगी, यानी कि 0 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो भाई चक्र कंप्लीट ही नहीं करती, तो एक ही दिशा में चलती है, तो दिष्ट धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी है, 0 हर्ट्ज। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। हालांकि 2023 में जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें 0, 1, π/2 और -π/2 था, और -π/2 और π/2 दोनों ही उत्तर सही होते हैं, तो इसीलिए वो दोनों के नंबर उस समय देने पड़े थे। तो बात करते हैं कि शुद्ध संधारित्र जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप प्योर कैपेसिटर के लिए आपने निकाला है डेरिवेशन, आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ जब विभवांतर अप्लाई करते हैं वो होता है V0 sin ωt, और जब आपने धारा निकाली थी, ठीक है, तो धारा निकाली थी तो आई थी I0 sin, क्या आया था वहां पर, देखो इसके लिए भी एक टेक्निक बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। एक तरफ VL लिख दो और एक तरफ इधर VC लिख दो, ठीक है। तो आप ये देखें कि जब धारा से विभवांतर संधारित्र के लिए हमेशा पीछे रहता है, धारा आगे रहती है, तो यहाँ पर होगा भैया π/2 प्लस ωt प्लस π/2, और इसमें जब निकाला था तो ωt माइनस π/2, ठीक। तो ये कितना अंतर आता है, π/2 का। हालांकि संधारित्र और प्रेरकत्व दोनों में ही कलांतर कितना होता है, π/2 होता है ना, 90 डिग्री होता है। पर याद रखना ये है कि प्रेरकत्व में विभवांतर 90 डिग्री आगे होता है, और संधारित्र में विभवांतर 90 डिग्री पीछे होता है, और धारा आगे होती है। संधारित्र में धारा आगे और प्रेरकत्व में धारा पीछे, ठीक, ऐसे। तो ये इस सिंबल से याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। तो जो डीसी मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि एसी डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो विभवांतर को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। स्टार्टर, ठीक है, आपकी जो मोटर है उसकी सेफ्टी का काम करता है, ठीक। ये 2-3 चीजें हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो गया, एक बार बता देता हूं। सही उत्तर हो गया सेकेंड वाला, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, एसी डायनामो। अगले प्रश्न पर, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। यह प्रश्न आया है 2022 में। त्वरित आवेश से, स्थिर आवेश से, एक समान गतिमान आवेश से, धारावाही चालक से, ठीक। भाई ये पक्के से याद रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, देखो एक विद्युत क्षेत्र हो गया, एक आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के लंबवत तलों में दोलन करते हैं तो उनके अध्यारोपण से एक तरंग उत्पन्न होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों से उत्पन्न हुई, यानी कि जो आवेश है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो त्वरित आवेश की वजह से तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, ये याद रखना है, ठीक। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से होती है, त्वरित आवेश से होती है। 2 बातें याद रख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तरंग सदिश को व्यक्त करता है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये तो डेफिनेटली k बराबर 2π/λ, ऐसा कैसा याद रख लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला ही है। अवरक्त किरणें निम्नलिखित क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है, 2018 में आया हुआ प्रश्न। में इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं, कभी गलती नहीं होगी। ट्रिक है, गाय, परा, द्रव, अम्मारे। गा से गामा, ए से एक्सरे, प से पराबैंगनी, ठीक है, और द्र से दृश्य, अ से अवरक्त, मा से माइक्रो और रे से रेडियो, ठीक है। अब अपने पास जो ऑप्शन है गामा और पराबैंगनी, तो गामा
और अवरक्त किरणें कहाँ पर हैं, हमें तो अवरक्त के बारे में पता लगाना। ये रही अवरक्त, किस किस के बीच में है, दृश्य और माइक्रो के बीच में, दृश्य और माइक्रो के बीच में होती है, यानी सूक्ष्म और दृश्य तरंगों के बीच में होती है। तो आपको ये अच्छा, इससे तरंगधैर्य भी आपको याद रह जाएगी, मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में। तो गाये पराद्रव अम्मा रे, ये गामा रे जो है इसकी तरंगधैर्य सबसे कम होती है और इधर रेडियो की सबसे ज्यादा होती है। आवृत्ति उल्टी होती है, गामा की सबसे अधिक होती है और रेडियो की सबसे कम। ठीक, ये क्रम है तरंगधैर्य के बढ़ते क्रम में हमने इसको बनाया है ट्रिक को। तो गाये पराद्रव अम्मारे, तो परा से पराबैंगनी, द्र से दृश्य, और जो है अ से अवरक्त, और मा से माइक्रो यानी सूक्ष्म, और रे से रेडियो। ठीक है, दूरसंचार में प्रयुक्त तरंगे 11, 12, 15 तक आए हुए हैं। ठीक, दूरसंचार में अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म या कॉस्मिक, तो माइक्रो तरंगे यूज होती है, सूक्ष्म तरंगे प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न पर, ओजोन मंडल द्वारा अवशोषित होता है 2016 में दृश्य प्रकाश, माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी किरणें। तो ये तो सभी को पता है, पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती है। और अगर पराबैंगनी किरणें आ गई तो क्या हो जाएगा, ओजोन परत से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें, ओजोन परत नहीं होती और पराबैंगनी किरणें आ जाती है तो क्या हो जाता, हमारी जो त्वचा है वो ताम्र हो जाती, यानी तांबे के जैसी हमारी त्वचा हो जाती। विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम हर्ट्ज ने लगाया, मैक्सवेल ने लगाया, चैडविक ने लगाया, हाइगन ने लगाया। अब देखो इन सब के बारे में बता देता हूँ। हाइगन साहब जो है, इन्होंने हमारे इसमें जो कोर्स में जो चीजें हैं उसमें तरंग सिद्धांत दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया। चैडविक न्यूट्रॉन वाले दादा है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इनके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैक्सवेल और हर्ट्ज दोनों के नाम पर विद्युत चुंबकीय तरंगे रजिस्टर्ड हैं। हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भाई हर्ट्ज आपने क्या किया, तो हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। जबकि मैक्सवेल ने क्या किया, तो मैक्सवेल ने गणितीय अनुमान लगाया, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया, तो मैक्सवेल ने। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों खोजकर्ता के बारे में बोले अपन तो मैक्सवेल कहा जा सकता। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य की किरणें, हमारा तरीका वही है भाई, कौन सा, गाये पराद्रव अम्मारे। ठीक है, तो इनमें से रेडियो दिया गया है अपने को, एक हमारे पास माइक्रो है, एक हमारे पास गामा है, ठीक है, और प्रकाश किरणें है ना। तो प्रकाश किरणें यानी दृश्य के अपन क्षेत्र के अंदर उसको ले सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 है मान के चलो। अब आपको पूछ रहा है कि इनमें से कम किसकी है, तो शुरुआत में मैंने कहा था कि हम शुरू इधर से करेंगे। ये वैसे सबसे कम भी इसकी है, गामा रे की। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, तो गामा तरंगों की है। और सबसे ज्यादा किसकी है, तो रेडियो की है। पर आपको इस ट्रिक से ये फायदा होगा कि भाई अभी तो चलो इस ऑप्शन में गामा नहीं होता और एक्सरे होता तो फिर आपका उत्तर एक्सरे हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि भाई गामा के बाद एक्सरे का नंबर है, उसकी तरंगदैर्घ्य गामा के बाद, गामा से थोड़ी सी ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, एक्सरे की, उससे ज्यादा पराबैंगनी की, उससे ज्यादा दृश्य की, पर फिर उससे ज्यादा जो है वृत्त की, उससे ज्यादा माइक्रो की, और उससे ज्यादा रेडियो तरंगों की। तो उत्तर क्या है बेटा आपका, गामा तरंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलती, प्रकाश की तीव्रता बदलती है, डेफिनेटली बदलती है, तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, चाल भी बदल जाती है। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, आभासी छोटा, वास्तविक बड़ा, आभासी बड़ा। देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। ठीक, मान लो ये बहुत छोटी सी वस्तु है, जब प्रकाश किरण समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, और जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो सीधी सीधी निकल जाती है। आप सब इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ आपको प्रतिबिंब मिल जाता है। तो ये प्रतिबिंब बड़ा बना वस्तु से, और कैसा बना, आभासी बना। तो आभासी और बड़ा बनता है। ठीक, अगले प्रश्न।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से होती है। देखो ध्यान रखना भैया, ये होती है आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म चीजों को देखना होता है। यानी कि जब इसको पहले वाले लेंस को रखा जाता है, यानी कि अभिदर्शक लेंस को रखा जाता है, तो वस्तु के पास में रखा जाता है। वस्तु बहुत छोटी है जो हमको आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही है। अब आप ये मानो कि इतनी छोटी वस्तु को देखने के लिए बहुत जो है अभिदर्शक लेंस है वो कम फोकस दूरी का लिया गया, ठीक। और नेत्रिका लेंस, चूंकि नेत्रिका लेंस हमें अब इसकी क्या करना है, इमेज को बढ़ाना है, इसीलिए उसकी फोकस दूरी क्या ली जाती है, अधिक होती है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, और अभिदर्शक की क्या होती है, कम होती है। याद रख सकते हैं, जिसका लेंस छोटा है उसकी फोकस दूरी कम है, जिसका लेंस बड़ा है उसकी फोकस दूरी अधिक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। 2015 और 2022 में आया। ठीक उल्टा दूरदर्शी में दूर की और बड़ी चीजों को देखा जाता है, ठीक। तो भाई जब हमें भी दूर की चीजों को देखना होता है तो हम आंखें छोटी करके देखते ना। तो वही वाली कहानी है कि भाई जब नेत्रिका की, इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है और अभिदर्शक जो बहुत ज्यादा दूरी को देखनी, तो इसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ठीक। सॉरी उल्टा हो गया ना, नेत्रिका की पूछे ना, कम होती है ना, ये तो अभिदर्शक है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है ना, ये वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, दोनों में उत्तर एक सा हो जाता, हाँ ध्यान रखना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक होती है और दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम। बस इतना याद रख लिया, 23 में पूछा है। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। तो गोली दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हम लोगों ने पढ़ा है, F=R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिंपल सा। प्रिज्म में न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, तो हमने जब पढ़ा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, जो आपतन कोण का मान है वह इसके निर्गत कोण के बराबर, ठीक है। यहाँ पर जो निर्गत है तो उसका आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी आई का मान जो है ई के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आंख की विभेदन क्षमता क्या होता है, तो चीजों को अलग करके देखने की जो क्षमता होती है उसे विभेदन क्षमता कहते हैं, भाई सेपरेट करके उसको देखने की क्षमता। तो ये 1 मिनट होती है, हमारी आंख की विभेदन क्षमता 1 मिनट होती है। एक प्रश्न और इसी चैप्टर का बहुत फेमस है कि भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह दूरी जहां से आप कम से कम दूरी देख सकते हैं, जहां तक की, तो आप ऐसे रख के देखो तो डू 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 यहाँ आओगे तो 25 सेंटीमीटर तक आप बराबर देख सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और आंख की विभेदन क्षमता 1 मिनट। ट्रक ड्राइवर के साइड मिरर में दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो छोटे भी बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, सब प्रकार के बनते हैं, ठीक। तो बिंदु आकार से लेकर बहुत बड़े तक प्रतिबिंब बनते हैं। और जब आप इसको, जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच आ जाए तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रतिबिंब में चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस वजह से साइड मिरर में इसका उपयोग कर ही नहीं सकते कि भाई आपका पीछे से ट्रक आ रहा है और ग्लास के पास आते आते तो वो आपको बहुत बड़ा दिखने लग जाएगा। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है बच्चों कि जो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसीलिए साइड मिरर के रूप में जिसका उपयोग होता है वह उत्तल दर्पण। और समतल दर्पण, इसका उपयोग हम डेली करते हैं भाई, बाल बनाने के लिए है ना, अपना चेहरा देखने के लिए, तो ये समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। तो ट्रक ड्राइवर साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। हीरे के चमकने का क्या कारण है, तो हीरे के चमकने का कारण होता है बेटा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। यहाँ से एक प्रकाशिक तंतु भी आपको पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। रेगिस्तान की जो मरीचिका है, आपने
देखा है कि भाई रेगिस्तान व्यक्ति को पानी होने का भ्रम होता है, वो किताब में खजूर का पेड़ बना हुआ था और उल्टा लटका हुआ था, 10वीं तक पढ़ते थे। तो ये सब चीजें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगले प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो ये आभासी और बड़ा होता है। ठीक, इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, गलती से ये प्रश्न डबल हो गया है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। अभी मैंने बात बोली थी आपसे कि भाई सभी स्थितियां इसमें लगभग हमने 6 स्थितियां पढ़ते हैं, 6 स्थितियां पढ़ते हैं, लगभग नहीं 6 पढ़ते हैं। तो 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और छठी स्थिति जिसमें ध्रुव और फोकस के बीच में आप वस्तु को रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो बनता है बड़ा, है ना, आभासी और बड़ा। तो आभासी और बड़ा बनता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु से होता है, तो ये आभासी इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, पर ठीक है लिख दिया, तो आभासी व बड़ा। अगले प्रश्न पर, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे टूट पड़ेंगे। कैसे टूट पड़ेंगे, प्रश्न पढ़ा और लगा दिया f इज इक्वल्स टू r/2 s। भाई आपको f दिखा, त्रिज्या r देखी, आपने कहा भैया f इज इक्वल्स टू r/2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। इससे पहले मैंने ले लिया उसको कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पर हर बार यही उत्तर हो जरूरी नहीं है, जिसको समझ नहीं है। तो यहां आपको कहा गया कि भाई समतल उत्तल लेंस है, जो लेंस है वो आपका समतल उत्तल लेंस। ठीक, अब समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, ध्यान से सुनना, समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, इसको R1 ले लें, वो होती है अनंत। ठीक, और उत्तल लेंस के लिए अगर वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो अपनी हो जाएगी ये माइनस में, तो -R। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको यहां निकालना है फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी के साथ संबंध है। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र हमारे पास ये सूत्र होता है n/1 -1 1/r1 -1/, n/1 आपको दिया हुआ है 1.5 -1। मैंने बताया कि भाई वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की अनंत होती है, उत्तल के लिए हमने -r ले लिया, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस। अब हो गया 1.5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 0.5/r बराबर f। ठीक, अब 1.5 है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा 1/2 लिख सकते हैं। अब आ गया f इज इक्वल्स टू कितना आया, 2r। तो हमारा उत्तर है बेटा, सही उत्तर कौन सा है, f इज इक्वल्स टू +2r1। इतना सरल प्रश्न है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, समतल उत्तल लेंस की जो आपको अपवर्तनांक भी दिया गया है 1.5, फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या में संबंध है, तो आपको कुछ नहीं लगाना है, ये वाला सूत्र लगाना है 1/f n/1 - 1/r1 - 1/r2। और समतल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है, और उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बस मान रख दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, 1/∞ माइनस माइनस प्लस 1/r, ये तो 0 हो गया, इसकी फाइल नहीं बढ़ जाती, और इसमें से माइनस कर दिया, इतना सरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।